थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का होता क्या है। क्लियर है? पहले इसको समझेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता ये है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड करेंगे। जितना भी यूनिकली एक्सप्रेस्ड करेंगे, जितना भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग आसानी से यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूं। पहले हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर कहते किसको है। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब है ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये मोर देन 2 फैक्टर्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लिए 4, ठीक है। अब देखते हैं ये 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अब देखते हैं 4 1 के टेबल में 4 आता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेशन 4 इज इक्वल टू 4। 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में 4 आता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 4 आता है। कहने का ये मतलब है कि 1 भी फैक्टर है 4 का, 2 भी फैक्टर है 4 का और 4 तो खुद फैक्टर है 4 का। तो कितना फैक्टर हुआ इसका? 1 2 3। मतलब इस 4 का 3 फैक्टर है। मतलब कहने का मतलब है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। 3 फैक्टर है तो 2 फैक्टर से ज्यादा है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 6 का, तो 6 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1 एक फैक्टर होता है, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और साथ ही साथ 6 के टेबल में भी 6 आता है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 6 आता है। तो मतलब 1 भी फैक्टर होगा 6 का, 2 भी फैक्टर होगा 6 का, 3 भी फैक्टर होगा 6 का और 6 भी फैक्टर होगा 6 का। मतलब आपको समझाने की हम कोशिश करें तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि अगर ऐसा संख्या जिससे दिए हुए संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो जो नंबर है वो दिए हुए नंबर का फैक्टर है। यहां हम देखते हैं 6 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो 1 मल्टीप्लीकेशन 6 बराबर 6 होगा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये 1 जो है ये फैक्टर होगा 6 का। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो 2 3 जा 6, फिर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये 2 भी फैक्टर होगा 6 का, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, फिर रिमाइंडर 0, तो 3 भी फैक्टर होगा 6 का। और उसी तरह 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या? 0। मतलब 6 भी फैक्टर होगा 6 का। मतलब आप यहां देख रहे हैं 6 का कितना फैक्टर है? 1 2 3 4। मतलब 4 फैक्टर्स है। दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स है। ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा हो वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ ये 6 भी एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता ही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितना कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो ये सब सारा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ये फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहना यह चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कहना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed as a product of primes. मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके प्रोडक्ट में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। मतलब ऑर्डर फैक्टर नहीं करता है,
लेकिन जितना भी कंपोजिट नंबर रहेगा, जैसे अभी हम मान लीजिए 6 को बताए थे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है। अब जब 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किसके किसके टेबल में आता है? 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 3। अब देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 भी एक प्राइम नंबर और 3 भी एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक बार हम फिर से याद दिला देते हैं, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होगा वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और 2 का फैक्टर कौन कौन है? एक 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है। 3 का किसके किसके टेबल में? 1 के टेबल में और 3 और कोई टेबल नहीं है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। तो देखिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। तो अगर कोई भी नंबर का एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होगा तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यह कहा जा रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। और कैसा लिखेंगे? यूनिटली। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम 6 को 3 into 2 नहीं लिखेंगे। बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आप ऑर्डर कोई भी रखो, लेकिन यहां देखिए 2 भी 1 टाइम्स आया है तो 3 भी 1 टाइम्स। तो यहां आपका फिर से कर रहे हो, आप ऑर्डर चेंज कर दिए हो, तो 3 भी 1 टाइम्स है तो 2 भी कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कहता ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोला, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 16 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है। क्लियर है? अब हम 16 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखोगे क्या, 2 के टेबल में 16 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 1 टाइम्स में। क्लियर है? तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2। देखिए 2 भी प्राइम नंबर, फिर 2 प्राइम नंबर, फिर 2 प्राइम नंबर, फिर 2 प्राइम नंबर। और ये कैसा नंबर था? कंपोजिट। कंपोजिट को हम आसानी से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। ये रियल नंबर्स में पढ़ना इसलिए एसेंशियल है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आपको एग्जांपल्स क्वेश्चंस मिलेगा आपके 1 वर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल बोल रहा है और कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी है। एग्जांपल बोल रहा है कि आप जो है इसको, जैसे है आपका क्वेश्चन 5 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 13 प्लस 13। ठीक है, आप ये शो करके दिखाओ कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्या करके दिखाना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। आप देखिए बच्चे, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है और ये क्या है? यहां एडिशन का साइन है, फिर ये है। अब जब हम दोनों से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 5 मल्टीप्लीकेशन 11 प्लस 13 तो कॉमन लेंगे तो क्या बचा? 1। 13 का 13 लिखिए, 11 5 बोर्ड मास का रूल अप्लाई कीजिएगा तो 11 5 का 55 प्लस 1। 13 मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? 56। 55 प्लस 1 56। आप देख रहे हैं कि ये एक 13 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 56 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया इसका। तो अगर अभी बताए थे कि किसी भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होता है तो वैसा नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है? तो इस तरह के एग्जांपल्स आप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो थ्योरम को देखिएगा। क्लियर है? ये कहता है सो दैट any number of the form 4 का पावर n never end with digit 0, never end with digits 0। ये कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि 4 का
का पावर n का जो भी नंबर होगा फॉर्म का, उसका जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, दैट मींस यूनिट डिजिट, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपको शो करना है, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए, 4 का पावर n है, 4 का पावर n की जगह 1 लेते हैं तो क्या होता है 4। देखिए डिजिट 0 आया लास्ट में, नहीं आया है। अगर हम 4 का पावर 2 लेते हैं, n की जगह 2 रख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर दैट मींस 16। लास्ट का डिजिट क्या आना चाहिए, ये बोल रहा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ लास्ट का डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ देख रहे हो 16 आ रहा है, तो ये 6 तो 0 है नहीं। अगर हम 4 का पावर 3 लेते हैं, n की जगह 1 2 3 करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ये जो हमको प्रूफ करने दिया है इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। क्लियर है। तो 4 का पावर 3 की है, दैट मींस कितना आएगा 64। 4 मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लीकेशन 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर है। आप देख रहे हैं फिर क्या आ रहा है 4। मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो हमको प्रूफ करने दिया हुआ है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। मतलब लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। और रियल में आप देख रहे हो कि जब हम n का अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। अब हमको इसी को प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ करके हम कैसे दिखाएंगे, आप देखिए। हम इसको मान लेते हैं कि 4 का पावर n जो है, इसका प्रूफ हम मान लेते हैं, इफ लेट 4 का पावर n ends with digit 0। 4 का पावर n एंड कर रहा है, किस डिजिट से एंड कर रहा है 0 से। अब आप एक चीज बताइए बच्चे कि जो भी चीज जिसका लास्ट डिजिट 0 रहेगा, जैसे मान लीजिए 10 लिए, 20 लिए, 30 लिए, 40 लिए, 50 लिए, 60 लिए, लास्ट डिजिट सबका 0 है। हम मान लीजिए कि 4 का पावर n का लास्ट डिजिट क्या है 0 है। हम इसका कन्वर्स देख के दिखाएंगे आपको कि ये जो है हम जो माने हैं ये गलत है। क्लियर है। अब बताइए जब इसको करेंगे तो इसका एक फैक्टर 2 5 जा 10, जब इसको करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 5, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 5, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। आप देख रहे हैं कुछ आपको नजर आ रहा है कि सब के लास्ट सब का फैक्टर 5 है। अगर कोई डिजिट 0 से एंड कर रहा है तो सब का फैक्टर क्या है 5 है। अब हम यहां तो मान लिए कि 4 का पावर एंड कर रहा है किस डिजिट से 5 से, तो इसका मतलब क्या है then it must have 5 as a factor। ठीक है। अगर 4 का पावर n डिजिट अगर उसका लास्ट में 0 है तो जाहिर सी बात है कि 5 उसका फैक्टर होगा। हम लिख दिए वही कि लेट 4 का पावर n ends with digit 0, तो क्या होगा 5 उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, वही लिख रहे हैं इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। क्लियर है। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है 4 का पावर n दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर n, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और n की जगह n है। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2n, क्योंकि पावर और ओवर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। क्लियर है। तो पावर और 2 और n मल्टीप्लाई हुआ तो 2n हो गया। तो इससे हमको पता क्या चला, यहां देखिए सिर्फ क्या आ रहा है, मतलब इसका पता चल रहा है देन यहां इट only have 2 as a factor, as a factor। हम तो ये मान के चले कि एंड कर रहा है 0 से तो 5 फैक्टर आना चाहिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 का पावर n। जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 हो गया, n की जगह n होता है। अब 2 का ये पावर और ओवर पावर क्या होता है मल्टीप्लाइड होता है, क्योंकि आप एक्सपोनेंट्स में पढ़े हैं x का पावर m और उसका पावर n होगा तो x का पावर m मल्टीप्लिकेशन n होगा। क्लियर है। तो जब हम यहां देख रहे हैं तो हमको लास्टली क्या बच रहा है सिर्फ 2 बच रहा है। क्लियर है। अब एक चीज बताइए, किसी भी यहां 2 फैक्टर दिखा रहा है और आपको पता है अभी हम बताए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि जितना भी कंपोजिट नंबर है
तो जब हम 4 का पावर 1 किए थे तो क्या आया था 4, n की जगह 1 रखे थे। 4 का पावर 2 किए थे तो क्या आया था 16। देखिए सब कंपोजिट नंबर आ रहा है। 4 का पावर 3 किए थे तो क्या आया था 64। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ इसका फैक्टर 2 है, लेकिन हम जानते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन uniquely expressed as a प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम जानते हैं कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम के रूप में तोड़ सकते हैं, और जब हम इसको तोड़े तो ओनली कौन सा प्राइम आया 2 प्राइम आया। ठीक है, और आपको पता है कि जितना भी होता है यूनिकली कहने का मतलब यूनिक, आप 6 का दिखाए थे 2 मल्टीप्लीकेशन 3 लिखिए या 3 मल्टीप्लीकेशन 2 लिखिए, तो 2 भी 1 टाइम्स आया था और 3 भी 1 टाइम्स आया था। क्लियर है, तो जब यूनिकली एक्सप्रेस्ड करेंगे तो यहां से हम पता चला कि यहां तो 5 नजर नहीं आ रहा, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 का पावर n। यहां जब देखें तो हमको पता चला कि सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है, 5 तो फैक्टर है ही नहीं। इसीलिए जब 5 फैक्टर नहीं होगा तो हम लास्टली लिख सकते हैं हेंस 4 का पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। नेवर एंड विथ डिजिट 0। क्लियर है, मतलब हम पहले मान लिए कि ये एंड कर रहा है 0 से। एक बार फिर से हम इसको आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आपको कह रहा है कि 4 का पावर n जो है वो कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा। तो 4 का पावर 1 किया तो 4 आया, देखिए 0 नहीं आ रहा। 4 का पावर 2 किया तो 16 आया, देखिए लास्ट डिजिट 6 है, 0 तो है नहीं। 4 का पावर 3 किया तो 64 आया, लास्ट डिजिट 4 है, 0 तो है नहीं। आपको यही प्रूफ करके दिखाना है कि अगर हम 4 का कोई भी पावर लेंगे तो ये 0 कभी नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 4 का पावर n का 0 आ रहा है। तो जब 4 का पावर n 0 डिजिट से एंड कर रहा है तो हमको इससे एक कंक्लूजन मिलता है कि 5 उसका फैक्टर होगा। जैसे एक एग्जांपल बता दिया 10, देखिए लास्ट डिजिट 0 है तो 2 मल्टीप्लिकेशन 5 एक फैक्टर है। 20 लास्ट डिजिट 0 है तो आप देख रहे हैं कि अगर लास्ट डिजिट होगा तो 5 एक फैक्टर होगा। तो हम वही लिखे हैं दैट इट मस्ट है 5 एज अ फैक्टर। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है बच्चे 4 का पावर n। तो 4 का पावर n को हम सिंप्लीफाइड रूप में 2 का स्क्वायर का पावर n लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर का पावर n, पावर और ओवर पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पावर क्या हो गया 2n। ठीक है, हम यहां देख रहे हैं कि सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है, और हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको समझाया है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। ठीक है, तो यहां हमको देख रहे हैं 2 आ रहा है, लेकिन हम यहां तो दिखा रहे थे कि 5 भी आ रहा है। ठीक है, और यहां से हमको क्या पता चला कि 5 इसका फैक्टर है ही नहीं। अब जब 4 का पावर n का 5 फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा 4 का पावर n जो है कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहां ये कर देगा कि 6 का पावर n कर देगा। अब 6 का पावर n कर देगा तो आप यहां पर 6 का पावर n लिखेगा और यही सारा स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिखाएगा। यहां 6 का पावर n, तो 6 का पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, आप बढ़िया से देखिए। अगर ये 6 का पावर n हमने यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब बोला 6 का पावर n कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा, तो 6 का पावर 1 क्या हो गया 6, 6 का पावर 2 क्या हो गया 36, 6 का पावर 3 क्या हो गया 216। देखिए कभी भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 666। तो यहां पर अब जब इसको लिखेंगे तो अगर ये 6 का पावर n 0 डिजिट के साथ एंड करेगा तो 5 एक फैक्टर होगा ही होगा। अब 6 का पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 3 का पावर n लिख सकते हैं। जब इसको अलग करेंगे तो 2 का पावर n मल्टीप्लीकेशन 3 का पावर n हो जाएगा। आप देखिए इसका कौन कौन फैक्टर आ रहा है 2 and 3, 2 and 3। 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है और किसी भी कौन सा कंपोजिट कौन सा ये प्राइम नंबर आ रहा है 2 3, तो 2 3 प्राइम नंबर आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है, तो हम जानते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा 6 का पावर n का, और जब 5 फैक्टर 6 का पावर n का नहीं होगा तो 6 का पावर n कभी भी एंड डिजिट 0 के साथ नहीं करेगा। यही इससे रिलेटेड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड यही कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसी को आप लोग आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सभी को क्लियर होगा।
ठीक है, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।